देखो हम लोगों ने ये देखा कि यदि कॉन्ट्रैक्ट करो, फैक्टर एलोकेशन करो कि लेफ्ट साइड में है तो कैपिटल इंटेंसिव होगा, अगर राइट साइड में है तो लेबर इंटेंसिव होगा। इस संदर्भ में सिमुलेशन स्टॉपलर थ्योरम है कि जो लेबर अबंडेंट कंट्री है, मतलब जो श्रम रिच कंट्री, अबंडेंट मतलब होता है रिच, जहाँ श्रम ज़्यादा है, वहाँ जो ये प्रोडक्ट है वो लेबर इंटेंसिव होगा। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अगर बढ़ता है तो टेक्निक बिकम्स कैपिटल इंटेंसिव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ लेबर। तो जो आय का वितरण है वो श्रम के पक्ष में हो जाता है, ठीक है। तो ये कोई बहुत मतलब नहीं है। अब आ गया तुम्हारा हेक्सचर-वॉलिन थियरी, ठीक। अभी तक तुमने जो पढ़ा वह सब एक तरह से बैकग्राउंड है। इसका मतलब तुम 3/4 पढ़ चुके हो। अब बहुत समझने की जरूरत नहीं है, या बहुत तेजी से बढ़ने की जरूरत है। अब देखो हेक्सचर-वॉलिन थियरी में थोड़ा हेक्सचर-वॉलिन थियरी का स्टेटमेंट है कि आफ्टर ट्रेड ए कंट्री विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड चीपली फुल्ली इंडाउड इन रिक्वायर्ड फैक्टर्स। जब व्यापार शुरू होता है तो सीधी सी बात है, कह रहा है कि एक देश उस वस्तु के उत्पादन में व्यापार करता है या स्पेशलाइज करता है जिससे वह सस्ता उत्पन्न करता है। और सस्ता किसको उत्पन्न करता है? जिसको उत्पादन के लिए आवश्यक साधन उसके देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। बस व्यापार का कारण क्या है? काजेज ऑफ ट्रेड क्या है? डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस आर सेम। अगर दो देशों में मांग और पूर्ति की दशाएं एक जैसी हैं तो व्यापार नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना। दूसरा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, प्राइस विल बी इक्वल, नो ट्रेड। अगर आय का वितरण दोनों देशों में समान है, कीमतें समान होंगी, व्यापार नहीं होगा। व्यापार तभी हो सकता है जब एक जगह सस्ता हो, एक जगह महंगा हो। अगर यहाँ भी 10 रुपया किलो, नेपाल में 10 रुपया किलो, तो जाकर नेपाल से लाने की क्या ज़रूरत है ना। इफ सप्लाई कंडीशंस आर सेम बट डिमांड कंडीशंस आर डिफरेंट, देन प्राइस विल नॉट बी कांस्टेंट। टू मेंटेन प्राइस compensation policy either expansion or contraction is needed, no trade। अगर मान लो मांग पूर्ति की दशाएं अलग हैं भी तो कीमतों को अगर नियंत्रित करके, चाहे एक्सपेंशन से चाहे कॉन्ट्रैक्शन से, अगर कीमत को कंट्रोल करके उन्हें ठीक कर लिया गया तब भी व्यापार नहीं होगा। जैसे मान लो अंतर क्या था? नेपाल मिलता 10 रुपये में, तुम्हारे यहाँ 12 रुपये में। अब तुम गए नेपाल से ले आए, सरकार ने चेक पोस्ट पर 2 रुपया टैक्स लगा दिया, तब क्या हो गया? अब व्यापार इसका मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एबव 3 कंडीशंस हार्ड, अब कह रहा है ये, लेकिन तीनों दशाएं बड़े मुश्किल से पाई जाती हैं, ये पाई नहीं जाती। इसलिए अकॉर्डिंग टू वॉलिन दीज आर द बेसिक काजेज ऑफ ट्रेड। यही व्यापार के मुख्य कारण हैं। इन्हीं का कौन से कारण हैं कि डिमांड और सप्लाई कंडीशन अलग अलग हैं, सेम नहीं है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है और डिमांड और सप्लाई कंडीशंस भी अलग अलग। ये सब बराबर कभी भी समान नहीं पाई जाती, इसलिए व्यापार होता है। एबव 3 कंडीशंस हार्डली एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू वोहलिन। दीज आर द बेसिक कॉजेज ऑफ ट्रेड। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मे बी सेम इन ऑल कंट्रीज बट फैक्टर इंडाउमेंट कैन नॉट बी सेम इन ऑल कंट्रीज, सो दिस डिफरेंस इज द मेन रीजन ऑफ ट्रेड। वो कह रहा है सब बराबर हो सकता है, मांग बराबर हो सकती है, पूर्ति बराबर हो सकती है, आय वितरण की दशाएं बराबर हो सकती हैं, इवन टेस्ट और प्रेफरेंस भी बराबर हो सकता है, चलो मान लेते हैं। लेकिन कभी भी दो देशों की साधन संपन्नता बराबर नहीं होगी। इसलिए व्यापार का असली कारण क्या है? डिफरेंस इन फैक्टर इंडाउमेंट। साधन की संपन्नता में विभिन्नता ही वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण। अब फैक्टर अबंडेंस को कैसे डिफाइन किया? वॉलिन के अनुसार, दस इनडायरेक्टली फैक्टर्स इन अबंडेंट सप्लाई आर एक्सपोर्टेड
एंड फैक्टर्स इन स्कैंटी इन सप्लाई आर इम्पोर्टेड। जिस साधन की मात्रा बहुत ज़्यादा है उससे उत्पन्न की गई वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, और जो साधन कम है उससे उत्पन्न की गई वस्तुएं आयात की जाती हैं। इतनी सी बात है। सिद्धांत की मान्यता क्या है? 2x2 रिलेशनशिप। हमने पहले क्या पढ़ा था? 2x2 रिलेशनशिप। अब यहाँ 2 उत्पादन के साधन हो गए, अभी तक कितना था? 1। प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट फॉर बोथ द कमोडिटीज। आपने पीछे देखा 2 समुत्पाद वक्र दिए हुए हैं, क्लोथ का अलग, व्हीट का अलग। लेकिन दोनों देशों का उत्पादन फलन एक जैसा है। वही समुत्पाद वक्र भारत का भी है, वही समुत्पाद वक्र नेपाल का। ठीक है। उत्पादन फलन समरूप है। कैसा है? होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, वस्तु बाजार में भी और साधन बाजार में भी। 2 बाजार होते हैं, एक जगह वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, एक जगह साधन होता है। ठीक है। टेस्ट सेम इन बोथ द कंट्रीज। दोनों देशों में सबकी रुचि कैसी है? एक जैसी। 1:1 रिलेशनशिप पाई जाती है। इसका मतलब कि जो श्रम प्रधान है वो हमेशा श्रम प्रधान रहेगा, और जो पूंजी प्रधान है वो हमेशा पूंजी प्रधान रहेगा। बोथ कंट्रीज हैव डिफरेंट फैक्टर एंडाउमेंट। दोनों देशों में साधन संपन्नता में अंतर है। ठीक है। ओनली विजिबल गुड्स आर इंक्लूडेड इन ट्रेड। केवल दृश्य मदों को व्यापार में शामिल किया। ध्यान दीजिए, आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम 2 तरह की मदों की बात करते हैं, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल मदें वह होती हैं जिनका बंदरगाहों पर अंकन किया जाता है, और इनविजिबल वह है जिसमें हम सर्विसेज को शामिल करते हैं। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम दोनों को शामिल करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल हम विजिबल आइटम्स को शामिल करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि हम केवल विजिबल आइटम्स को शामिल करते हैं। ठीक है। लैक ऑफ इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी। ये मान लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साधन गतिशीलता नहीं पाई जाती। अगर ऐसा हो कि अंतर्राष्ट्रीय साधन गतिशीलता खूब पाई जाए तो हो सकता है कि ये जो साधन में विभिन्नता है ये इसका अंतर भी बेमानी हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ श्रम बहुत ज़्यादा है और आराम से नेपाल जा सकता है, तो सब कहाँ चले गए? नेपाल। तो यहाँ की साधन गहनता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रोडक्शन टेक्निक इज़ गिवन। उत्पादन तकनीक दी हुई है और फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। इतनी सारी मान्यताओं के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करते हैं। अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या है। ओहलिन डिफाइंड फैक्टर अबंडेंस इन फॉर्म ऑफ फैक्टर प्राइसेज एंड फिजिकल टर्म। साधन गहनता को 2 रूपों में डिफाइन किया गया, एक भौतिक रूप में और दूसरा कीमत के रूप में। तो भौतिक रूप में जब अगर हम पहले फैक्टर प्राइसेस के रूप में डिफाइन करें तो ये देखो, अगर मान लो ये प्राइस ऑफ कैपिटल है और ये प्राइस ऑफ लेबर इन कंट्री ए है मान, और ये प्राइस ऑफ कैपिटल है और प्राइस ऑफ लेबर है इन कंट्री बी। अब अगर मान लो कि यहाँ कैपिटल बहुत ज़्यादा है इस कंट्री में, मान लो तो कैपिटल ज़्यादा है, इसका मतलब कि प्राइस कम होगा उसका। जो साधन ज़्यादा होगा उसका मूल्य क्या होगा? कम होगा। तो अगर कैपिटल ज़्यादा है तो मूल्य कम होगा और इसका मूल्य ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका मूल्य अगर 10 होगा, इसका मूल्य क्या होगा? 20 होगा। और यहाँ अगर ये कैपिटल कम है तो यहाँ अगर इसकी कीमत 20 होगी, इसका क्या होगा? 10। इसका मतलब कि जो रिलेशनशिप होगी वो कैसी होगी? प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर इन कंट्री ए विल बी लेस देन प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर इन कंट्री बी। क्यों? क्योंकि 10 दूनी यहाँ 20 आएगा और यहाँ कितना आएगा? तो कम कौन सा है? ये कम है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये लेस देन दिस।
तो हम साधन संपन्नता को जब कीमत के रूप में डिफाइन करते हैं तो इस तरह से कि प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर इन कंट्री ए, इफ कंट्री ए इज कैपिटल रिच देन इट विल बी लेस देन इससे। हाँ समझे, वही इसमें लिखा गया। दूसरा देखो फिजिकल टर्म में क्या होगा, भौतिक रूप में अगर कहना हो तब क्या, यहाँ कैपिटल लेबर ए, यहाँ कैपिटल लेबर बी। अब कह रहा है कैपिटल ज़्यादा है लेबर कम है, यहाँ 20 है और ये 10 है, ये 10 है और ये 20 है। सीधे सीधे भौतिक रूप में कहना होगा तब ये संबंध कैसा होगा, इस तरह से कंट्री ए में कैपिटल लेबर रेशियो ज़्यादा होगा और उसमें कैपिटल लेबर रेशियो कम होगा, नहीं होगा? हाँ, मिलाए। अब देखो साधन संपन्नता कीमत के रूप में हमने मान लिया कि दो कंट्री हैं ए और बी, ए कैपिटल रिच है, बी लेबर रिच है। ये ध्यान रखना, जो मान लोगे उसी की व्याख्या करनी है, इसलिए जो मान रहे हो उस पर फोकस करने की जरूरत है। इसलिए जो इसमें लिखा है वही ध्यान रखना है, यहाँ जो समझने में जो लिख रहे हैं उसे वो मतलब नहीं है। ए कैपिटल रिच है, बी लेबर रिच है, ए वस्तु कैपिटल इंटेंसिव है और बी वस्तु लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ ये तुमको कीमत रेखा दी हुई है, यह ए है, यह बी है। ठीक है, ये तुमको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये हर बार बनेगा इसे। यहाँ देखो ये हो गया, ये है यहाँ संतुलन, यहाँ यहाँ ये हो गया। ये GH वही लिखो, आराम रहेगा। पहले इतना समझ लेते हैं, फिर हम बाद में तुमको बना देंगे। इसको छोड़ो, परेशान करेगा भी ना। बना ही बिना दिक्कत करेगा। यहाँ देखो ये क्या है कि ए और बी दोनों वस्तुओं को उत्पन्न करने की लागत कैपिटल में OG है और लेबर में OH है ना। इतना अगर कैपिटल लगा दोगे तो पता कर जाओगे, इतना लगाओगे तो ये पैदा हो जाएगा। कंट्री ए में यहाँ लिख देते हैं। अब कह रहा है कंट्री ए में कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए और बी वस्तु इन टर्म्स ऑफ कैपिटल OG। ए देश में ए और बी को उत्पन्न करने की लागत कैपिटल में कितनी है? OG। ठीक है,
अब कंट्री बी में क्या है, कंट्री बी में कह रहा है कि लेबर सस्ता है, कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ओ सी। यहाँ श्रम सस्ता है, ये देखो जब ऐसे कोई चित्र बना है और तुमने ऐसे बना दिया तो श्रम क्या हो गया, सस्ता हो गया, और पूंजी क्या हो गया, महंगी हो गई। तो यहाँ क्या हो गया, श्रम सस्ता हो गया। तो बी में पूंजी के रूप में उत्पादन लागत ओ सी है ए की, और बी की उत्पादन लागत ओ डी है। कितना है, ओ डी है बी की, यह है ओ सी की। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ए कैन बी प्रोड्यूस्ड चीपली इन कंट्री बी। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो कंट्री बी में सस्ता उत्पन्न हो सकता है। क्यों, क्योंकि ए को उत्पन्न करने की लागत ए में क्या है, ये देखो ओ जी है ना, कंट्री ए को कितने में उत्पन्न करता है, ओ जी में, ये कितने में उत्पन्न करता है, ओ सी में। इसका मतलब कि ए सस्ता उत्पन्न कर रहा है उसकी तुलना में ना। तो इसका मतलब है कि ए कैन बी प्रोड्यूस चीपली इन कंट्री बी। हियर द कंक्लूजन ऑफ रिकार्डोज थियरी स्टैब्लिश्ड अगेन। इसका मतलब क्या है कि जिसमें जो साधन ज़्यादा है उसका उसी वो कम मूल्य का उत्पादन कर सकता है, इसलिए, और जो जिसकी लागत कम आ रही है, इसके पहले आपने क्या पढ़ा रिकार्डो में कि जहाँ उत्पादन लागत कम है उसका उत्पादन ज़्यादा करेगा, उत्पादन अगर जहाँ ज़्यादा है वहाँ उत्पादन कम करेगा। तो यहाँ पे वही निष्कर्ष आता है कि आप जहाँ लागत कम आ रही है उसका उत्पादन आप ज़्यादा करेंगे। अब यहाँ देखो कंपैरिजन ऑफ रिकार्डो और ओहलिन क्या है। रिकार्डो ने 2x2x1 की बात कही, ओहलिन ने 2x2x2 की बात कही। रिकार्डो ने डिफरेंस इन कास्ट डिटरमिन्स कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कही। ओहलिन ने कहा डिफरेंस इन फैक्टर इंडाउमेंट डिटरमिन्स कंपैरेटिव एडवांटेज। वहाँ क्या कहा गया था, लागत में अंतर के कारण लाभ प्राप्त होता है। यहाँ कहा साधनों की मात्रा में अंतर के कारण, अर्थात साधनों की संपन्नता में अंतर के कारण तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। आलोचना क्या है इसकी, थ्योरम डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। फैक्टर प्राइसेज इन इटसेल्फ आर द रिजल्ट ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस। नथिंग कैन बी सेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर इंडाउमेंट, डिमांड कंडीशंस आल्सो मैटर। इसका मतलब यह है कि जो हेक्चर-वॉली ने अपने सिद्धांत में साफ साफ ये कह दिया कि साधन संपन्नता में अंतर के कारण व्यापार होता है, तो वास्तव में इतने आसानी से हम साधन संपन्नता के द्वारा इस बात की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि साधन का होना ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि साधन की कीमत इम्पॉर्टेंट है। और साधन की कीमत अपने आप में बहुत सारे साधनों, बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। यह एक जटिल आर्थिक क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है, इसको इतनी आसानी से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा साधन की कीमत के अलावा मांग की और पूर्ति की दशाएं भी ये तय करती हैं कि कौन सी वस्तु उत्पन्न की जाए, कौन सी वस्तु उत्पन्न नहीं। अरे बहुत कॉमन सेंस की बात है, मान लो तुम्हारे पास कोई खास वस्तु उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। मान लो तुम शराब उत्पन्न करने के लिए सारे तुम्हारे पास संसाधन है, अब शराब कोई पीता ही नहीं है, तब क्या करोगे तुम? तो तुम शराब पैदा करोगे नहीं करोगे ना। इसका मतलब कि साधन होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे इम्पोर्टेंट है साधन के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली वस्तु के उपभोग करने के लिए बाजार का होना, मार्केट का होना। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, इसका मतलब कि आपके पास चाहे इतना साधन हो, कोई इसका मतलब नहीं है। तो इतना आसानी से केवल कह देना कि साधन होने से ही हम उस वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइज करेंगे, बहुत सही बात नहीं है। देखो यहाँ हम अगर भौतिक रूप में साधन संपन्नता की व्याख्या करें, अभी हम पीछे किस रूप में किए, कीमत के रूप में। तो अगर हम भौतिक रूप में साधन संपन्नता की बात करें तो ये मान लेते हैं कि यदि C1 L1 इज़ ग्रेटर दैन C2 L2, जैसे आपने पीछे देखा ना कि C1 L1 जो है वह ज़्यादा है C2 L2 से, यानी जो कंट्री A है उसमें C की मात्रा ज़्यादा है और कंट्री B में L की मात्रा ज़्यादा है। देन कंट्री
इस कैपिटल रिच कंट्री जो 1 है वो कैपिटल रिच है और कंट्री 2 है वो कैसी है, लेबर रिच है। 1 विल प्रोड्यूस कैपिटल इंटेंसिव एंड 2 विल प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव। बहुत साफ साफ है कि अगर 1 और 2 कंट्री हैं, A1 जो है वो कैपिटल रिच है, 2 जो है वो लेबर रिच है, तो जाहिर सी बात है कि 1 कैपिटल इंटेंसिव गुड का उत्पादन करेगी और B लेबर इंटेंसिव। इसमें कोई बहुत टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। अब मान लो कि बोथ द कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन सेम प्रपोर्शन। अब देखो यार, इसको मिला दें। वैल्यू ये लिख देना, ये दिक्कत करेगा। देखो यहाँ ये 2 उत्पादन संभावना वक्र बने हुए हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास जितने संसाधन हैं अगर उन सबको काम पर लगा दो तो अधिकतम कितना A और कितना B का उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ कंट्री मान लो 1 है और ये कंट्री 2 का उत्पादन संभावना वक्र है। कंट्री 1 क्या कर रही है कि अगर सारे साधन काम पर लगा दे तो इतना A का उत्पादन कर सकती है या इतना B का उत्पादन कर सकती है, और कंट्री 2 या तो इतना A का उत्पादन या इतना B का उत्पादन कर सकती है। ठीक है, करेक्ट सेम प्रपोर्शन में उत्पादन करती है। तो अगर हमने ये सेम प्रपोर्शन रेशियो खींच दिया, एक्सपेंशन पाथ खींच दिया, तो देखिए यहाँ, तो इसको यहाँ ये है और यहाँ ये P0 कीमत लिखा है और ये P1 कीमत। ठीक है, तो करेक्ट सेम प्रपोर्शन में हम बोथ द कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन सेम प्रपोर्शन। दोनों ही देशों में वस्तुओं का उत्पादन उसी अनुपात में हो रहा है। Countries will produce on our line price ratio can be known with the help of price line। अब उत्पादन कहाँ करेगा, सेम प्रपोर्शन में उत्पादन करेगा, लेकिन कहाँ करेगा ये जानने के लिए हम दोनों देशों की कीमत निकालना खींच देते। और जो हमने कीमत देखा खींच दी P0 P1 देखिए, मान लीजिए वहाँ with the help of price line, it is clear from the figure that capital abundant country has benefit in producing capital intensive good and labor abundant country has benefit in producing labor intensive good। तो इसे साफ साफ है कि जो पूंजी प्रधान है उसे पूंजी गहन वस्तु का उत्पादन करने में फायदा है, और जो श्रम प्रधान है उसे श्रम गहन वस्तु का उत्पादन करने में फायदा है। It is clear from the figure that in country A demand is, देखो क्या है, अब ये उत्पादन हो गया, लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इसी उत्पादन संभावना वक्र पर कीमत और तटस्थता वक्र। आपने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत पढ़े होंगे, इसके पहले आपने अवसर लागत का सिद्धांत पढ़ा होगा, पढ़ा है? अब हाइपरलर का अवसर लागत का सिद्धांत पढ़ा, इसलिए तुमको याद होगा ये। ठीक है, और ये ठीक है, और ये। तो पहले घरेलू में मान लो यहाँ उत्पादन हो रहा है, यहाँ उत्पादन हो रहा है, तो उपभोग यहाँ कर रहा है, उपभोग यहाँ। ये चित्र आपको कहीं से याद आ रहा है?
तो हम उत्पादन चाहे जहाँ करें उससे वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उपभोग कहाँ कर रहे हैं, अर्थात हमारी संतुष्टि क्या है। कभी कभी हम उत्पादन जिस वस्तु का करते हैं उसे खाने के बजाय हम क्या करते हैं, अगर वो बाज़ार में बहुत महंगी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से सस्ती वस्तु खरीद करके खा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन तो इस उत्पादन समाना वक्र से तय होगा, लेकिन हमारा उपभोग सामुदायिक व्यवस्था वक्र से तय होगा। पढ़ा होगा आपने कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, पढ़ा है ना? सामुदायिक व्यवस्था वक्र पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, मान लो। ठीक है, तो इस तरह देखो यहाँ ये तो उत्पादन का बिंदु हुआ, लेकिन उपभोग कहाँ होगा उसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। ये यही जो है वो उपभोग भी कर लेता है। है ना? तो जाहिर सी बात है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है, ये तब इसलिए जब व्यापार नहीं हो रहा है, जब व्यापार नहीं हो रहा है तो जितना उत्पन्न करोगे वही खाओगे कि और कुछ पा जाओगे। तो इसलिए जो प्रोडक्शन का पॉइंट होगा वही तुम्हारे कंजम्पशन का पॉइंट होगा। तो वहीं हम डिफरेंस का बना देते हैं और इसी को हम ओवरऑल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ प्रोडक्शन, प्राइस रेशियो और कंजम्पशन ये सब आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। यानी इसमें सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर, कीमत अनुपात और सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ये सब आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। That one theory is presented in two forms, not fully. देखो निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि एज कंक्लूडिंग रिमार्क इट कैन बी सेड दैट ओनली that Wahlin theory is presented in two forms but both are not equivalent। दो रूपों में वॉलिन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया लेकिन दोनों समान नहीं है। Only one of them defines one-to-one relationship and establishes Ricardian conclusion। केवल उसका एक मॉडल ऐसा है जो one-to-one relationship की व्याख्या करता है और रिकार्डियन सिद्धांत को एक्सप्लेन करता है, वो फिजिकल टर्म। किस टर्म में? फिजिकल टर्म में। सेकेंड कंक्लूजन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी इज नॉट अटेंड हियर, और दूसरा कंक्लूजन प्राप्त नहीं होता है। तो इसको देखो यहाँ अभी हमने वो चित्र बनाया था जब व्यापार नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसको अगर हम व्यापार होता हुआ दिखा दें, ये देखो ये अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर बन गई, ये इसका उत्पादन है, ये यहाँ उत्पादन कर रहा है और ये यहाँ बन रहा है। दोनों उत्पादन यहाँ करेंगे, लेकिन अगर इसको इस रेखा को हम ऐसे बना देते हैं हमारे ऊपर, ये उत्पादन यहाँ करेगा लेकिन उपभोग कहाँ करेगा? इसके ऊपर, ठीक है। ये उत्पादन यहाँ करेगा लेकिन उपभोग कहाँ करेगा? इसके ऊपर, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये उत्पादन तो यहाँ करे और उपभोग कहाँ करे? यहाँ, यानी यहाँ उपभोग करेगा तो ये देखो तो अपना इतना एक्सपोर्ट कर देगा और उसके बाद इतना क्या करेगा? इंपोर्ट कर लेगा। इसका मतलब इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगा सामान है,
इसलिए जो उत्पन्न कर रहा है सब बेच दे रहा है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग आम और चावल की असली वैरायटी आँख से देखने को नहीं पाते हिंदुस्तान में जो पैदा होती है, वो कहाँ चली जाती है? विदेश। अब मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैं यूरोप गया और वहाँ एक शॉपिंग मॉल में आम खरीदने गया, तो उसकी शक्ल देखकर मुझे लगा कि ये तो कोई स्वर्ग से उतारा हुआ पौधा है। और मुझे उससे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब देखा तो उस पर इंडिया का टैग लगा था, यहीं से गया। तो हम कहे भैया ये हम लोग तो कभी देखने को नहीं पाए। तो हम लोगों को बहुत सेब जैसे आता है, सेब तुम वहाँ देख लो तुमको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से आया है, और हम लोग जो खाते हैं वो 2/3 सड़ा रहता है हमेशा ना। इसका मतलब जो अच्छी क्वालिटी है वो क्या होती है, वो एक्सपोर्ट विदेश नहीं जाती, वहाँ के हिसाब से भी वही है। जो वहाँ का भी सामान है बहुत अच्छा है, वो कहाँ चला जाता है भाई, जहाँ महंगा बिकता है वहाँ चला जाता है, सीधी सी बात है। तो हम लोगों का जैसे चावल है, चावल की बहुत सारी वैरायटी बासमती उसमती की हम लोग सिर्फ नाम ही जानते हैं, और जो हमको बासमती मिलती है वो रिजेक्टेड वाली है, वो अच्छी वाली, क्योंकि हम बहुत अच्छी बहुत महंगी वाली क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ उत्पादन करेंगे, लेकिन वो कहाँ करेंगे, यहाँ। क्यों? क्योंकक्योंकि हम अपना एक्सपोर्ट कर देंगे और दूसरा सामान सस्ता खरीदेंगे। वैसे ही यहाँ उत्पादन करेगा और उपभोग कहाँ करेगा, यहाँ। ठीक है, हाँ चलो, बहुत समझदार। अब देखो इसकी आलोचना, ओवरऑल सिंप्लीफाइड मॉडल 2x2x2 मॉडल, ये बहुत साधारण मॉडल प्रस्तुत किया गया। अनेबल टू डेवलप जनरल इक्विलिब्रियम थियरी, ये कहता तो है कि सामान्य मूल्य का सिद्धांत ही लागू होता है, लेकिन कोई मूल्य का सिद्धांत इसने विकसित नहीं किया। फिर ये 1960 में 10 इंडस्ट्रियल कंट्रीज रिच इन कैपिटल वेयर ट्रेडिंग एमंग ईच अदर, ये एक शोध हुआ और ये पाया गया कि 10 औद्योगिक देश आपस में सारे इंडस्ट्रियल हैं और आपस में ही व्यापार कर रहे हैं। इसका मतलब सारे कैपिटल रिच हैं और कैपिटल रिच में ही व्यापार कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, व्यापार तो एक दूसरे में करना चाहिए ना, लेकिन आपस में ही कर रहे हैं। इट वॉज 25% ऑफ टोटल ट्रेड एंड 50% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ये कुल व्यापार का 25% था और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का 50% था। Experts of location theory opine that only factor availability is not responsible for international trade, केवल साधन की उपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जिम्मेदार नहीं है। ट्रांसपोर्ट कास्ट इकोनॉमीज आल्सो मैटर, परिवहन लागतें और मितव्ययताएं भी महत्वपूर्ण होती हैं जो व्यापार को प्रभावित करती हैं। एल्सवर्थ ने कहा कि फैक्टर प्रपोर्शन थियरी डज नॉट कंसीडर ऑल फैक्टर्स, कास्ट प्रोड्यूसिंग, कास्ट रिड्यूसिंग और कास्ट इंक्रीजिंग। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे या तो लागत बढ़ जाती है या तो लागत घट जाती है, उन कारणों पर ये व्याख्या नहीं करता है। दिस इज अनेबल टू डेवलप जनरल इक्विलिब्रियम थियरी, और यह सिद्धांत सामान्य मूल्य की व्याख्या करने में असमर्थ है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज इग्नोर्ड, साधन की विभिन्नता जो होती है जिसको आप वैरायटी कहते हैं, इसने वैरायटी की संभावना को नकार दिया। जबकि स्वीडिश इकोनॉमिस्ट स्टेफन बर्नस्टाम लिंडर ने कहा कि थियरी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैविंग सेम टेस्ट एंड इक्वल लेवल ऑफ इनकम दे ट्रेड एमंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। इटली की फिएट और ब्रिटेन की फोर्ड एक दूसरे देशों में बिकती है, सब कुछ ठीक है, इनकम भी ठीक है, टेस्ट भी ठीक है, सब कुछ सही है, इसके बाद भी हम वस्तु इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि हमको दूसरा ब्रांड चाहिए। क्या चाहिए? तो इटली की फिएट है, लेकिन इटली वालों को ब्रिटेन की फोर्ड चाहिए और ब्रिटेन वालों को इटली की क्या चाहिए, फिएट चाहिए। तो सब कुछ होने के बाद भी वो व्यापार करते हैं, इसे मतलब नहीं है। कंसिडरेशन ऑफ यूटिलिटीज़, विजान होल्ड ने क्रिटिसाइज किया वॉलिन इन हिज वर्क थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ही मेंटेन दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ आर डिटर्मिन्ड बाय देयर यूटिलिटीज़ टू द कंज्यूमर
प्राइसेज ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड लेबर्स। वस्तुओं की कीमतें केवल साधनों से नहीं, उनकी उपयोगिता से भी तय होती है। आपके पास साधन बहुत सारा है, आप बहुत सस्ता उत्पन्न कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पता चला कि आप चाहे इतना उत्पन्न करिए सस्ता, जैसे आलू जब पैदा हो जाती है तो 1 रुपया किलो हो जाती है। इसका क्या मतलब है? डिमांड ही नहीं है, यानी लोगों के लिए आलू की उपयोगिता ही खत्म हो गई है। तो उपयोगिता होना जरूरी है, सस्ता पैदा होना जरूरी नहीं है। बाई प्रोडक्ट नॉट कंसीडर्ड बट समटाइम्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड। बहुत सारी वस्तुओं के बाई प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे गेहूं पैदा करते हैं तो भूसा भी होता है, नहीं होता है? तो भूसे की बात ही नहीं कर रहे हो यार, भूसा भी तो बिकेगा, 150 रुपये नहीं बिकेगा ना। तेल निकालते हो तो खली भी निकलती है ना? तो कभी कभी जो बाई प्रोडक्ट हैं उनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसकी व्याख्या कहीं नहीं की गई। स्टैटिक एजम्पशंस, ये मान लिया गया कि साधन दिए हुए हैं, इसका मतलब घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, गलत बात है। जबकि बॉम्बे हाई, आप देखिए, इंडियन ऑयल पोजीशन इम्प्रूव्ड, जब से हम लोगों ने बॉम्बे हाई की खोज कर ली ट्रॉम्बे में, तब से हमारी पेट्रोलियम की स्थिति थोड़ी क्या हो गई, ठीक हो गई। तो इसका मतलब साधन बदला कि नहीं बदला? तो ये कैसे मान लेंगे कि साधन दिया हुआ है? इसके अलावा रिसेंटली वेनेजुएला बिकेम ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। वेनेजुएला में बहुत बड़ा भंडार मिल गया तेल का, अचानक वो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गया। तो ये कैसे मान लेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होगा? गिवन प्रोडक्शन फंक्शन चेंज इन टेक्नोलॉजी इज इनएविटेबल। कहा गया उत्पादन फलन स्थिर है, मतलब जो कैपिटल लेबर रेशियो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, दिया हुआ है। अरे यार, कोई टेक्नोलॉजी में रोज़ परिवर्तन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि रोज़ आ रहा है। अभी टाटा वाले एक कार निकालने जा रहे हैं 1 लीटर में 100 किलोमीटर की, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 1 लीटर में कितना? 100 किलोमीटर। तो अब जहाँ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर होता है वहाँ 100 किलोमीटर। तो कैपिटल लेबर रेशियो क्यों नहीं बदल जाएगा भाई? बदल ही जाएगा ना। का होमोजेनिटी इन क्वालिटी, यह मान लिया गया कि क्वालिटी में सभी एक समान। वाइनर ने कहा यह तो असंभव है, एक ही कंपनी में। अरे हम तुमसे बता, पार्ले जी बिस्कुट मुझे बहुत पसंद है, 2 रुपये वाला जो मिलता है ना, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं। तो रेगुलर नियमित रूप से खाता हूँ बिना नागा के। तो मैं ये देखता हूँ कि कभी कभी वो बिस्कुट जो है वही पैकेट 2 रुपये वाला एकदम ख़राब आ जाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है, और कभी कभी उसका टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि दोनों 2 जगह बनते हों। तो मैं अब लेते समय देखता हूँ कि कहाँ है ये। ठीक है, एक बनारस में भी बनता है, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग आती है, और एक बम्बई से आता है। पहले ये मुझे लगा कि शायद बम्बई वाला ज़्यादा अच्छा होगा, बनारस वाला ख़राब होगा। तो मुझे कुछ दिन लगा कि नहीं, बनारस वाला ही ठीक है, बम्बई वाला अच्छा नहीं है। तो मैं बनारस वाला देख देख के लाने लगा। फिर मैंने एक दिन देखा कि बनारस वाले में ही कुछ गड़बड़ है, वो टेस्ट अब नहीं है जो टेस्ट इसमें रह गया। इसका मतलब कि कितना भी प्रिकॉशन लीजिए, जो ये बात कह रहा है कि क्वालिटी तो बदल जाती ही है, आप मार कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है। लेकिन एग्जैक्ट एक ही कंपनी में 2 पैकिंग हुई है, तो दोनों की क्वालिटी कैसी होती है? कुछ न कुछ अलग अलग रहता है, भले हमको आपको समझ में आए चाहे ना आए। तो मुझे वो पार्ले बिस्कुट में समझ में आया कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, जैसे ये हुआ कि इंटरनेशनल गतिशीलता पाई ही नहीं जाती है, एकदम मान लिया है बिल्कुल। जबकि विलियमसन ने कहा कि इंटरनेशनल मोबिलिटी इज ग्रेटर दैन रीजनल मोबिलिटी, सपोर्टर्स बाय लेविन। बर्मा राइस इंडस्ट्री बिफोर वर्ल्ड वार was based on इंटरप्रेन्योर्स ऑफ यूके एंड इंडिया। इन्होंने कहा कि साधन की गतिशीलता होती ही नहीं है बिल्कुल, जबकि सच्चाई ये है कि कभी कभी देश के भीतर गतिशीलता कम होती है और देश के बाहर गतिशीलता बहुत ज़्यादा। किसी से पूछो कि केरल जाओगे, कहेगा है नहीं जाएंगे। यूरोप चलोगे, हाँ क्यों नहीं चलेंगे। तुरंत क्या करता है, यूरोप के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन केरल के लिए तैयार नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि बर्मा में चावल बहुत पैदा होता है, तो बर्मा की पूरी राइस इंडस्ट्री वर्ल्ड वार के पहले ये उसको चलाने वाले सब भारत और ब्रिटेन के लोग थे, बर्मा का कोई नहीं था। इसका मतलब दूसरे देश जो लोग जाके काम करते थे ना, तो ये मान्यता गलत है।
अच्छा, तो कह रहा है कि अगर दोनों देशों में साधन की उपलब्धता बराबर है, एक समान है, जैसे मान लो कि ये है बंद, ये सब उत्पादन दोनों का वही है बंद, ठीक है, ये यहाँ उत्पादन करता है और ये यहाँ उत्पादन। कह रहा है कि इसके बाद भी व्यापार होगा अगर उनका टेस्ट अलग अलग हो जाता है, ठीक है। हम भले इसको यहाँ पैदा कर रहा है, ये यहाँ पैदा कर रहा है, कह रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर क्या है, तो ये अब यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, दोनों के संतुष्टि का स्तर पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। मात्रा तुम भले उतना ही कंज्यूम करो, लेकिन अगर टेस्ट अलग है, जैसे मान लो तुमको किसी भी वस्तु को तुम ये नहीं कह सकते कि ये सबको बराबर संतुष्टि देगी। जैसे रोटी और पराठा में तुमको क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा, रोटी, किसको पराठा लगेगा अच्छा, हाँ, किसी को पराठा किसी को रोटी। इसका मतलब ये है कि रोटी और पराठा ये दोनों का टेस्ट अलग अलग लोगों का है। ऐसे भी लोग होंगे जो पराठा छूना पसंद नहीं करते होंगे, जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, मोटे वोटे नहीं होना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, वो पराठा नहीं खाएंगे, वो रोटी खाएंगे। तो टेस्ट अलग है। हमको अगर रोटी खाने का मन है तो मुझे रोटी में संतुष्टि मिलेगी, चाहे हमको आप कितना भी बढ़िया पराठा बना दे दीजिए, पराठे से हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो कह रहा है कि यहाँ टेस्ट अलग अलग होगा तो भी व्यापार होगा, ठीक है। लंकास्टर ने कहा हेक्सचर-वालिन थियरी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, criticized aspects are not related to this theory. Really it is a simple model of trade. Heckscher-Wallin trade model, a geometrical approach. Concluded that doctrine of comparative cost as governing principle of trade should be replaced by the law of comparative return. कहा जो हेक्सचर-वालिन का सिद्धांत है ये वास्तव में बहुत अच्छा सिद्धांत है, और यहाँ सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन ये करने की ज़रूरत है कि जो कंपैरेटिव कास्ट है उसको बदल करके कंपैरेटिव रिटर्न कर दिया जाए, तुलनात्मक प्रतिफल कर दिया जाए कि किसमें ज़्यादा मिलता है किसमें कम मिलता है। लागत को कम ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा अब इसके बाद इसमें है फैक्टर रिवर्सल। क्या है फैक्टर रिवर्सल, रुक जाओ।